हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का हैंडराइटिंग नोट्स है, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो अध्याय 3 में आज इसका लेसन जो है दिल्ली के सुल्तान यानी दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, इसमें बात जो किया गया है वो है कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बना और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया और इसी काल में दिल्ली एक प्रमुख वाणिज्य बना। आगे बात किया गया इसमें जैन व्यापारियों ने मंदिर बनवाए। और आगे थोड़े से चले हम तो इसमें बात किया गया है दोस्तों कि यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जहाँ देहली एक कुहाना, सीरी और जहाँपनाह के कई नगर बसे। आगे जिक्र किया गया है दोस्तों वो है दिल्ली के शासकों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो बात किया गया है दोस्तों वो है राजपूत वंश, जिसमें सबसे पहले जो बात किया गया है तोमर के बारे में। तो इसको जो माना जाता है तोमर को वो है आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165। उसके बाद अनंगपाल का शासन आया जो 1330 से 1145 तक। उसके बाद चौहान आए, चौहानों का जो वंश था वो 1165 से 1192 तक। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आए, ठीक है, जो 1175 से 1192 तक। आगे भी और कई सारे शासक हैं जिनका जिक्र किया गया है दिल्ली के शासन में। इसमें आगे जिक्र किया गया है वो है प्रारंभिक तुर्की शासक, जिसका सन बताया गया है वो है 1206 से 1290। इसमें जो जिक्र किया गया है दोस्तों तुर्की शासन में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात किया गया है। इसका शासनकाल जो था 1206 से 1210 तक। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1230 से 1236 तक। उसके बाद रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 तक रही, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक। तो ये तुर्की शासक था। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो तिथि दिया गया है वो है 1290 से 1320 तक, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका 1290 से 1296 तक शासन था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया जो 1296 से 1316 तक। इसके आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश का बात जो किया गया वो है 1320 से 1414 तक, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक आया। इसका शासनकाल 1320 से 1324 तक। उसके बाद मोहम्मद तुगलक आया जो 1324 से 1351 तक। आगे बात किया गया है वो है फिरोज शाह तुगलक। इसका सन है 1351 से 1388 तक। आगे जिक्र किया गया है दोस्तों वो है सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक, जिसमें खिज़र खान के बारे में जिक्र किया गया है। सैयद वंश में जो 1414 से 1421 तक शासन था। उसके बाद आया लोधी वंश। लोधी वंश में 1491 से 1526 तक। उसके बाद इसी में बहलोल लोधी हैं जो 1491 से 1989 तक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है क्लास 7 के दिल्ली के सल्तनतों के काल में। आगे जो बात करने वाले हैं हम दोस्तों वो बात किया गया है दोस्तों आपका दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। क्या क्या दिया है सुल्तानों के बारे में जानकारी दोस्तों। तो दोस्तों अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण कला के माध्यम से जानकारी मिलती है। इतिहास में तारीख एकवचन और तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रश्नकाल की भाषा फारसी में लिखी गए थे। आगे बात किया गया है वो है दोस्तों तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। आगे क्या बात किया गया है वो है तारीख के लेखक नगरों में यानी दिल्ली में रहते थे और इकराम पाने के आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श और समाज की
व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह देते थे। अब इसमें नोट है दोस्तों, वो है सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी और इस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज को स्वीकार किया, परंतु दरबारी जन प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। किसको? तो रजिया सुल्तान को। आगे इसमें नोट नंबर 2 है दोस्तों, वो है आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र के काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो 1262 से 1289 में अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और हम नोट 3 में बात करें तो वह है कश्मीर की रानी दीदा, जो 980 से 1003 तक इनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। प्रजा ने स्नेह बड़ा संबोधन इन्हें दीदी के नाम से संबोधित करते थे। तो इस तरह जो था दिल्ली सल्तनतों में कुछ महिलाओं का और राज्य में जो था राज्य के संबंध में बताया गया है। आगे हम चले दोस्तों, आपसे बात करें तो जो दिया है वो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसिन शहर से साम्राज्य तक। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया है। तो दिया है 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुल्तानों का शासन गैरिसन ने किया। गैरिसन शहर का विस्तार गियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। आगे बात किया गया है दोस्तों, वो है गैरिसन पर नियंत्रण था, परंतु भीतरी शहरों पर नहीं के बराबर था, इसलिए इन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अब दोस्तों तो इसमें आगे बात करेंगे हम कि गैरिसन शहर क्या होता था। तो दोस्तों ये किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। अब भीतरी प्रदेश क्या था दोस्तों, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। ठीक है, तो इस तरह गैरिसन शहर और भीतरी का प्रदेश समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ी सी चले हम बात करें आपसे, तो दिल्ली में से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं के अभियानों का लक्ष्य गैरिसन शहरी भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। सल्तनत की बाहरी सीमा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत के लक्ष्य करके शुरू हुए मोहम्मद तुगलक के समय समय पर चरम सीमा पर पहुंच गए। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है मस्जिद। मस्जिद का क्या मतलब होता है, तो ये एक अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी। वह मस्जिद होता है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। इमाम क्या होता है दोस्तों, तो ये एक नेता होता है। नमाजियों में सबसे अधिक सामान्य और विद्वान पुरुष होते हैं। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देते हैं। आगे बात किया गया है दोस्तों वो है कीवाला, जो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। नोट है दोस्तों आगे, वो है कुबत अल इस्लाम मस्जिद, जो 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी और यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए। सबसे पहले शहर में स्थित इतिहास के बारे में इसे शहर को देहली ए कुहाना यानी पुराना शहर कहा गया है और इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया। आगे बात करें, वो है दोस्तों मीनार। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। इसमें आगे बात किया गया है वो है बेगमपुरी मस्जिद। तो दोस्तों बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में इनकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। आगे इसमें दोस्तों वो है मोठ की मस्जिद, सिकंदर लोदी के मंत्री के द्वारा बनाया गया था। आगे है दोस्तों आपका वो है जमाली कमाली की मस्जिद। तो जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित हुआ। इसमें आगे बात किया गया वो है प्रशासन में खिलजी और तुगलक की क्या स्थिति थी। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर फारसी में बदंगा और को राजनीतिक पदों पर रखा। खिलजी और तुगलक
शासक बदंगा का इस्तेमाल करते थे। आगे बात किया गया है दोस्तों आपका, वो है गुलामों को सेनापति और सूबेदार बनाया जाता था, परंतु अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे, लेकिन इससे संघर्ष स्थिति उत्पन्न होती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिया जाता था और फारसी तवारीख में आलोचना की गई है, जैसे कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाज नामक नाई, अरमान का तत्वाख नामक बावर्ची और लट्ठा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया था। आगे जो जिक्र किया गया है दोस्तों, वो है 19वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी आलोचना की गई। इसमें बात किया गया है इक्ता मुक्ति। तो क्या होता है इक्ता? तो यह विभिन्न इलाकों में राजस्व वसूला जाता था, और मुक्ति का मतलब होता था दोस्तों राजस्व वसूलने वाला इक्तादार या सूबेदार को मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। उस समय 3 तरीके के कर होते थे। पहला होता था कृषि कर, दूसरा होता था मवेशियों पर कर, और तीसरा होता था घरोपभोग कर। दोस्तों कृषि पर जो कर लगते थे, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान अपनी उपज का 50% देता था। ठीक है, आगे बात किया गया है वो है अफ्रीका देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, जो 14वीं सदी में भारत आया। आगे है जो दोस्तों वो है मंगोल आक्रमण, जिसमें चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान के ट्रांस अक्सिनिया यानी आधुनिक जो उज्बेकिस्तान है पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अब आगे जो जिक्र की बात किया गया है दोस्तों, वो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बातें दिया है कि दिल्ली पर 2 हमले हुए 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी विशाल सेना खड़ी की। सैनिकों के लिए वो सीरी नामक गैरीसन शहर बताया। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? इसके लिए प्रारंभिक वर्षों में हमला मंगोल सेना को परास्त किया। इसने दिल्ली एक कुहाना खाली कराकर उसे सेना छावनी बनाया। आगे दोनों के बारे में और क्या जिक्र किया गया है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों के उपज का 50% कर वसूला और मोहम्मद तुगलक ने अतिरिक्त कर लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, जबकि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक सस्ती धातु के टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार में सामान की कीमतों पर में नियंत्रण शुरू की, जबकि मोहम्मद तुगलक ने प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। और आगे जो बात किया गया है दोस्तों, वो है अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम सफल रहे और मंगोल आक्रमण सफलतापूर्वक समान रहा है, जबकि मोहम्मद तुगलक को आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा और टोकन मुद्रा इसको वापस लेनी पड़ी। तो इस तरह ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। आगे और बात करें हम आपसे, तो वो बात है दोस्तों, नोट है कि मोहम्मद तुगलक दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने मंगोलों के इलाका पर योजना बनाई। इसमें आगे जो बात किया गया दोस्तों, वो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके से प्रबंधन शुरू कर आगे चलकर मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त भी कर दिया।
आगे जिक्र है दोस्तों वो है सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया। अकबर ने 1556 से 1605 में अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को अपनाना था। और आगे इसमें जो बात किया गया दोस्तों वो है 3 श्रेणियाँ, जिसमें ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। चले इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में आरंभ फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया, जिसमें समाज को 3 वर्गों में बांटा गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वो है नाइट। नाइट का क्या मतलब है? तो योद्धाओं का समूह जो धर्म और ईश्वर के सेवा में समर्पित थे। दूसरा था दोस्तों ईश्वरीय शांति, जो ईसाई धर्म का प्रसार करने वाला समूह होता था। और तीसरा था धर्मयुद्ध, जो मुसलमानों के कब्जों से यरूशलेम शहर से छुड़ाने के लिए सैनिकों अभियानों की एक श्रृंखला चली, उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। तो इस तरह आपका अध्याय 3 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के सल्तनत के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी हमारे नोट के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे भी अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, यार या आप जिससे कनेक्टेड है उनके यहाँ आप हमारे वीडियो से शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।